वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मेडिको। तो आज के हम इस वीडियो में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटी बैक्टीरियल जो कि माइक्रोबायोलॉजी हमने स्टार्ट की हुई है, बेसिक बैक्टीरियोलॉजी। तो उसका सेकंड पार्ट आज हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिजी होने की वजह से मैं फर्स्ट पार्ट भी अपलोड नहीं कर पाया। इंशाल्लाह इस सेकंड पार्ट के कंप्लीट होने के बाद मैं दोनों पार्ट जो हैं वो अपलोड कर दूंगा। तो आज सेकंड पार्ट में हम इंशाल्लाह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो एंटी बैक्टीरियल वो सब के सब कवर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं सिर्फ मोटा मोटा करवा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट था वो जो मैंने थोड़ा सा डीप करवाया था, लेकिन ये जो पार्ट टू है ये मैं थोड़ा मोटा मोटा करवाऊंगा। और इंशाल्लाह जब हम फार्माकोलॉजी में एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन ड्रग्स पढ़ेंगे तो उनमें इंशाल्लाह मैं डायग्राम के साथ जो हाईली इलिस्ट्रेटेड हैंड डायग्राम्स होंगी, माइक्रो लेवल पे मैं समझाऊंगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता क्या, ठीक है ना, कैसे है या क्या है, ठीक है ना। और उसमें हम ड्रग्स की क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेफ्लोस्पोरिन 5 जनरेशन है, और 5 जनरेशन की भी आगे सब क्लासेस या ड्रग्स हैं। सेफ्लोस्पोरिन फर्स्ट जनरेशन की आगे जो एग्जांपल्स है इस तरह, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो जो रिमेनिंग रह गया था वो इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस रह गया था, ठीक है। और इसके बाद रह गया था इनहिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। इसमें इनहिबिशन ऑफ प्रीकर्सर है, इसकी भी अभी सब डिवीजन है। इनहिबिशन ऑफ प्रीकर्सर सिंथेसिस, ठीक है ना। सल्फोनामाइड्स जो है वो इनहिबिट करती हैं फोलिक एसिड सिंथेसिस को। एक्ट ऑन अ कम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ पापा, जिसको हम पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड कहते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरियोस्टैटिक है। अब बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब ये है कि बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक, मैंने बेसिक बैक्टीरियोलॉजी जब स्टार्ट की थी उसमें मैंने बताया था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बैक्टीरियोसिडल ये कि बैक्टीरिया को किल कर देना, और बैक्टीरियोस्टैटिक ये कि उसकी ग्रोथ को एक स्पेसिफिक पॉइंट पर रोक देना ताकि कॉलोनीज ना बने। जब कॉलोनीज ही नहीं बनेंगी तो इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये मोस्टली यूज हम करते हैं यूटीआई में, यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन में, ओटिटिस मीडिया में, शिगलोसिस में, और नोकार्डियोसिस में, और चैंक्रोइड में। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ और 2 एडिशनल डिजीज जिसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस है और निमोनोसाइटिस निमोनिया, ठीक है ना। उसके बाद आता है तो साइड इफेक्ट में। साइड इफेक्ट यार इसके बोन मैरो सप्रेशन है, ठीक है। रिदमा मल्टीफॉर्म है, और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज काज बाय इज अ साइड इफेक्ट ऑफ। तो नीचे एंटीबैक्टीरियल के ऑप्शन दिए होंगे, सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, उसके बाद सेफ्लोस्पोरिन। तो आपने सल्फोनामाइड्स पे टिक करना है। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो ट्राइमेथोप्रिम इनहिबिट फोलिक एसिड सिंथेसिस। ये जो सल्फोनामाइड्स है और ट्राइमेथोप्रिम है, ये दोनों इनहिबिट करती हैं फोलिक एसिड को। लेकिन जो सल्फोनामाइड है वो इनहिबिट वो करती है, कम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है। जो पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड होता है ये सल्फोनामाइड्स में होता है। तो ये होता क्या है कि ये कम्पिटिटिव, आपको पता है कम्पीट करना। तो इससे मुराद ये होगा जो फोलिक एसिड है इसमें कोई ऐसी चीज होगी या कोई ऐसा एंजाइम होगा जो इस पाबा से रिलेट होगा, कंपीट कर रहा है ना। तो क्या होगा कि वो कंपिटिटिव इनहिबिटर है, तो फेक पोजीशन ले लेगा जो भी साइड जिस साइड पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। तो होगा क्या कि जो सल्फोनामाइड्स हैं वो फिर इनहिबिट कर देंगे फोलिक एसिड सिंथेसिस को। ट्रिमेथोप्रिम क्या है, इनहिबिट फोलिक एसिड सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग डीएचएफआर द हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ये भी एक एंजाइम है। यूटीआई न्यूमोनासाइट, ये किस में यूज होते हैं, हम किसके लिए यूज करते हैं मेडिसिन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, न्यूमोसाइटिस निमोनिया, शिगलोसिस। इट इज आल्सो यूज फॉर द प्रोफिलैक्सिस इन न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स टू प्रिवेंट ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अब प्रोफिलैक्सिस और कीमो प्रोफिलैक्सिस होते क्या है, ये हम इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा बताता हूँ प्रोफिलैक्सिस होती है। प्रोफिलैक्सिस यार वो होती है जिसमें हम ना कीमो प्रोफिलैक्सिस वो होते हैं जो हमने पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव सर्जरीज के दौरान पेशेंट्स को एंटीबायोटिक मेडिकेशन देनी होती है, जिसका फायदा ये होता है कि पोस्ट ऑपरेटिव जो इन्फेक्शन है वो जारी बात है आपने कट करना है, इंसाइज करना है। तो इंसाइज जहाँ भी वाउंड बनेगा वहाँ पे इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो उनको मिनिमम करने के लिए या ना होने के बराबर करने के लिए हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ती है प्री ऑपरेटिव, और पोस्ट ऑपरेटिव भी हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो ये प्रोफाइलेक्सिस इन ड्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स टू प्रिवेंट अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। तो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन उन्हीं में होते हैं ज़्यादा जिनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर होता है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज सिस्टम होता है जिनका, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो इनहिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस, ये उसी का पार्ट है, ठीक है ना।
क्विनोलोन्स इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग डीएनए गायरेज। अब सबको इसके बारे में पता है डीएनए गायरेज क्या है। टोपोआइसोमरेज एंजाइम है जो कि एंजाइम दैट अनवाइंड डीएनए को इनवाइंड करता है डीएनए स्ट्रैंड को टू सो दैट दे कैन बी रेप्लिकेटेड। जब डीएनए की रेप्लिकेशन होनी होती है तो ये जो डीएनए गायरेज एंजाइम है ये इस डीएनए स्ट्रैंड को अनवाइंड करता है ताकि जो डीएनए है वो रिप्लिकेटेड हो सके। तो जारी बात है जो इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग, जब ये क्विनोलोन्स है जो डीएनए गैरेज को ब्लॉक कर देंगे तो ये जो क्या गैरेज है ये अनवाइंड नहीं कर पाएगा डीएनए को। जब डीएनए ही अनवाइंड नहीं होगा तो रेप्लिकेशन नहीं होगी। और इसके जो क्लासिक एग्जांपल हैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ज़्यादातर यूज़ होती है मेडिसिन, उसमें सबसे पहले सिप्रोफ्लॉक्सासिन आती है। ये बहुत कम आती है, लिवोफ्लॉक्सासिन और ऑफ्लॉक्सासिन ये बहुत कम आती है। लेकिन मैंने इंटर्नशिप की है, मैंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पर जो क्विनोलोन्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग जो आ रही है हॉस्पिटल में वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। उसके बाद एम्पेसिलिन पेंसिलिन में जो आ रही है वो एमोक्सिलिन आ रही है और सेफ्लोस्पोरिन में इक्का दुक्का आ रही है, ठीक है ना। तो ये जो हॉस्पिटल में ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग्स हैं वो एक सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, जो पाकिस्तानी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, बाकियों का नहीं मुझे पता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिप्रोफ्लॉक्सासिन है और उसके बाद जो है एमोक्सिलिन है, ये जो यूज़ हो रही है। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मरसा, मरसा के बारे में आपको पता है, मिथिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरिस। और साइड इफेक्ट इसके ये हैं कि एचएलएस टेंडेनाइटिस है। एचएलएस टेंडेनाइटिस के बारे में आपको सबको पता होना चाहिए। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, ठीक है ना। रप्चर ऑफ रोटा ये बहुत रेयर है लेकिन हो सकता है। उसके बाद आ जाओ तो inhibition of mRNA synthesis. Rifampin inhibits RNA synthesis in bacteria by blocking the RNA polymerase. आप सबको पता है कि RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3 इन तीनों का फंक्शन डिफरेंट है। कोई rRNA की सिंथेसिस कर रहा है, कोई tRNA की सिंथेसिस कर रहा है और कोई mRNA की सिंथेसिस कर रहा है। अब होता क्या है कि रिफेम्पिन है जो वो इनहिबिट करता है आरएनए ब्लॉकिंग, इनहिबिट आरएनए सिंथेसिस इन बैक्टीरिया बाय ब्लॉकिंग द आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है जो कि सिंथेसिस कर रहा है mRNA को, मैसेंजर आरएनए को। अब होता है कि रिफेम्पिन इज टिपिकली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स बिकॉज देयर इज हाई रेट ऑफ म्यूटेशन टू आरएनए पॉलीमरेज जीन। अब आरएनए पॉलीमरेज जीन में म्यूटेशंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से हम रिफेम्पन को एज अ कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स यूज करते हैं। हम इसको अलोन यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर आरएनए पॉलीमरेज जीन में कोई म्यूटेशन आ गई तो रिफेम्पन को यूज करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम इसको हमेशा या टिपिकली हम इसको अदर एंटीबायोटिक कम्बिनेशन के साथ यूज करते हैं विच रिजल्ट इन रैपिड रेजिस्टेंस टू ड्रग। अगर जीन म्यूटेशन हो गई है आरएनए पॉलीमरेज जीन में तो क्या होगा कि जो ड्रग के खिलाफ बैक्टीरिया वो रेजिस्टेंस बना लेगा। अल्टरेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस। अब पॉलीमैगजीन ये भी एक अलग क्लास है, वो पढ़ा रहा हूँ मैं, करवा रहा हूँ। पॉलीमैगजीन इसमें कोलिस्टिन एग्जांपल है, ठीक है। साइक्लिक पेप्टाइड है ये, कंपोज ऑफ 10 अमीनो एसिड आउट ऑफ विच 6 आर डाई अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। द पॉजिटिव चार्ज फ्री अमीनो एसिड ये जो 10 अमीनो एसिड्स हैं ये पॉजिटिव चार्ज हैं और फ्री अमीनो एसिड्स हैं। एक्ट लाइक अ कैटायनिक डिटर्जेंट टू डिसरप्ट द फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक कैटायनिक चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, कैटायनिक डिटर्जेंट है जो कि फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर को ऑफ सेल मेम्ब्रेन है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है डेप्टोमाइसिन। डेप्टोमाइसिन जो है वो साइक्लिक लिपोपेप्टाइड है, ठीक है। डिस्टर्ब द मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोकाइन, यूजफुल इन मर्सा एंड वर्सा मेथिसिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरिस एंड वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरिस, ठीक है। एडिशनल ड्रग मैकेनिज्म में आ जाओ तो एडिशनल ड्रग मैकेनिज्म में जो सबसे पहले हम करेंगे वो नाइजिड है। इसको हम आइसोनिकोटोनिक एसिड हाइड्रोजाइड भी कहते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया, इसका इफेक्ट बैक्टीरिया से ये किल करता है बैक्टीरिया को। ये स्पेशली यूज करते हैं हम ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स में, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का। अब होता है क्या, इनहिबिट्स द माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। हम सबको पता है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसकी सेल मेम्ब्रेन में माइकोलिक एसिड होता है तो उसको इनहिबिट कर उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है कैसे, इनहिबिट्स द रिडक्टेज रिक्वायर्ड फॉर, रिडक्टेज एंजाइम है जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी भी चीज के लिए, किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए, ठीक है ना। इनहिबिट्स द रिडक्टेज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ड्रग ऑफ द लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स कॉल्ड माइकोलिक एसिड, ठीक है ना। इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, लिवर टॉक्सिसिटी है गिवन विद पेरिडोक्सिन टू प्रिवेंट न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। आगे आ रहे हो मेट्रोनेडाजोल जो कि बहुत ही फेमस ड्रग है, फ्लेजल। आप सबको इसके बारे में पता है। अब जब ये माइक्रोबायोलॉजी में जब हम करेंगे
प्रोटोजन्स पढ़ेंगे। उनमें मोस्टली जो ड्रग होती है ट्रीटमेंट में वो मेट्रोनिडाज़ोल यूज़ होती है, और पाकिस्तान में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्लेजल भी जो डायरिया वगैरह के लिए बहुत डायरिया काजिंग एजेंट्स प्रोटोजन्स है, बैक्टीरिया भी काज करते हैं, लेकिन जो प्रोटोजन है जो डायरिया काज करते हैं जिसमें गैडिया आ जाता है और भी आ जाते हैं, उनके लिए जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं वो मेट्रोनिडाज़ोल यूज़ करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियासिडल इफेक्ट है इसका, ठीक है ना, अगेंस्ट एनारोबिक बैक्टीरिया सच एज बी फ्रैगिलिस, यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल विजुनसिस नॉन सीरियस कोलेटिस, इफेक्टिव अगेंस्ट सम प्रोटोजल इन्फेक्शन जो कि गेडिया हो गया और उसके बाद ट्रैकोमोनास हो गया, ठीक है ना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अब जो मेट्रोनिडाज़ोल है उसके दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, और पहला जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो एक्ट एज इलेक्ट्रॉन से। अब होता क्या है, ये जो फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसमें होता है कि ये जो मेट्रोनिडाज़ोल है ये जो इलेक्ट्रॉन है वो टेकिंग अवे कर लेती है ऑर्गेनिज्म से, जो कि उसके लिए सर्वाइवल फैक्टर्स होते हैं। तो होगा क्या, फिर जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे जो कि उसके सर्वाइव के लिए रिक्वायर्ड है, तो होगा कि ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है कि इसका इफेक्ट है बैक्टीरियाइडल, बैक्टीरियोस्टेटिक नहीं है। उसके बाद दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि फॉर्म टॉक्सिक इंटरमीडिएट दैट डैमेजेस डीएनए, ठीक है। तो ये था एडिशनल ड्रग मैकेनिज्म के बारे में। उसके बाद आ जाओ तो कुछ और भी हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में मैं करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन वो मैंने लिखा नहीं था ताकि उसके जो जो ये है नाइट्रोफिरनटोइन, ठीक है ना। अब ये यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक है, मैं सिर्फ नाम लिखूंगा और साथ में सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, लिखूंगा तो ये ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो सिर्फ बताऊंगा मैं, ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये बाइंडिंग डीएनए के साथ बाइंड करती है, ठीक है ना। उसके बाद हम it selective toxicity for bacteria is dependent upon the ability of bacteria to form larger amount of highly reactive reduced form of the drug compared to the amount formed in human cell। तो ये डीएनए के साथ इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है ये एक्ट बाय बाइंडिंग टू डीएनए। उसके बाद सेकंड पे आ जाओ तो ये है इथैम्ब्यूटल, ये इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती मेडिसिन, जिसकी वजह से मैंने इनको मतलब इतना सीरियस नहीं लिया, या ये आप कह सकते हो कि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मैंने दी इनको, ठीक है ना। ये बैक्टीरियोस्टेटिक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम इस ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना, एमटी लिख रहा हूँ खाली मैं, ठीक है ना। तो इसका मैकेनिज्म एक्शन ये है कि ये इनहिबिट करती है सिंथेसिस ऑफ एर्बिनोगैलेक्टिन, एर्बिनोगैलेक्टिन, ठीक है ना। ये होता क्या है एल्बिनोग्लाइकन, ये जो है फंक्शन एज अ लिंक बिटवीन, ये लिंक होता है मैकोलिक एसिड एंड पेप्टिडोग्लाइकन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है कि इसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से मैकोलिक एसिड में और पेप्टिडोग्लाइकन में जो लिंक होता है, आप कह सकते हो बॉन्ड होता है, वो वीक बनता है, जिसकी वजह से जो सेल वॉल है वो वीक बनेगी, और जब सेल वॉल वीक बनेगी तो न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफेज के लिए जो है ऑर्गेनिज्म को या बैक्टीरिया को पैगोसाइटोसिस करना आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो पैरिजिनिन मेरा जिनामाइड है, पैराजिनामाइड, ठीक है ना। इट्स आल्सो बैक्टीरियाइडल ड्रग, ठीक है। ये भी ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि इसका मैकेनिज्म इन्फेक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अनसर्टेन है, पता नहीं है, लेकिन एविडेंस है कि इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग अ फैटी एसिड सिंथेसिस दैट प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड, ठीक है ना। सेम है जिस तरह हमने उसके बारे में आइसोनाइजेट के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, और आईएनएच के बारे में पढ़ा, तो मेट्रोनिडाज़ोल के बारे में पढ़ा, सेम है उतना ही एविडेंस है। अब आ जाओ तो लास्ट में रह गया कुछ, तो वो मैं कह रहा हूँ कि बता दूं कि है क्या, हीमोफिलेक्सिस, सॉरी,
अब है क्या, अब कीमोप्रोफाइलेक्सिस इज यूज इन 3 सर्कमस्टेंसेस, ठीक है ना। जो पहला है, मैं लिखूंगा नहीं, वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी ना। जो पहला है वो है कि prior to surgery in immunocompromised patients or people with normal immunity who have been exposed to certain pathogens। जो कीमोप्रोफाइलेक्सिस का जो यूज़ है मोस्टली मैंने देखा है, मैंने इंटर्नशिप की है, वो हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की है मैंने। तो जब मैं देखता था कि जो भी सर्जिकल पेशेंट आते थे तो उनको 1-2 दिन पहले हम एडमिट करते थे और हम उसको एंटीबायोटिक्स पर शिफ्ट करते थे। तो एंटीबायोटिक्स हम देते रहते थे सर्जरी से पहले पहले, जिसकी वजह से उसका फ़ायदा ये होता है, हम सबको पता है कि मैं ऊपर भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जब हम इंसाइज करते हैं बॉडी को तो उसमें एब्सेस बन सकता है, एसओरिस का एब्सेस बना सकता है, एस्पाइरिन कर सकता है, ठीक है ना। तो उस एब्सेस को रोकने के लिए हम कह सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव वाउंड या पोस्ट ऑपरेटिव एब्सेस फॉर्मेशन, उसको रोकने के लिए हम कीमोप्रोफाइलेक्सिस देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, ताकि जो इन्फेक्शन है वो ना बने, जो इन्फेक्शन जो वाउंड है वो अच्छे से हेल्दी हील हो। तो इसलिए हम ये एंटीबायोटिक मेडिकेशन देते हैं। इसके बारे में इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ ये याद रख लो कि क्यों इम्पोर्टेंट है। बिफोर सर्जरी देते हैं, आफ्टर सर्जरी देते हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पीपल्स को देते हैं। इसकी जो क्लासिक एग्जांपल है वो सेफाजोलिन है, इज ऑफन यूज्ड टू प्रिवेंट स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन इन पेशेंट अंडरगोइंग ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ठीक है ना। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ एंडोकार्डाइटिस इन हाई रिस्क पेशेंट अंडरगोइंग डेंटल सर्जरी, ठीक है। अमोक्सिलिन देते हैं प्री ऑपरेटिवली, डेंटल सर्जरी से पहले हम अमोक्सिलिन देते हैं, और बाकी ऑपरेशन में भी जो भी हैं उनमें भी हम एमोक्सिलिन की जो आईवी फ्लूइड है या ड्यूरिंग द सर्जरी हम लगाते थे 100 ml की बोतल जो होती है, ठीक है ना, आईवी फ्लूइड। तो ये थी आज की वीडियो, होप कि आपको अच्छी लगी हो वीडियो, और अगर नहीं अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे बताएं कि किस चीज़ की कमी है, और जिसकी चीज़ की कमी है वो कमेंट में मुझे बताएं, ताकि मैं अपनी कमी को बुरे कर लाकर अपनी कमी को हैंडल कर सकूँ, और अपनी कमी को जो भी गलतियाँ मैंने की हैं उनको मैं सही कर सकूँ। तो इंशाल्लाह हमारा जो बेसिक बैक्टीरियोलॉजी है वो कंप्लीट होने वाला है। अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैंने जो करवाना है वो है रेजिस्टेंस, जो कि बैक्टीरिया काज करते हैं डिफरेंट ड्रग्स के खिलाफ, और इंशाल्लाह उसके बाद जो स्टरलाइजेशन फैक्टर्स आ जाते हैं। बैक्टीरियल वैक्सीनेशन मैं नहीं करवा रहा, लेकिन हाँ कोशिश करूँगा जो स्टरलाइजेशन फैक्टर्स हैं, क्योंकि हमें आगे सर्जरीज में जब हम सर्जरी बनेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा रोल है उसका। जब हम सर्जरी करते हैं इंस्ट्रूमेंट वगैरह, तो हमें पता होना चाहिए स्टरलाइजेशन फैक्टर्स कौन कौन से स्टरलाइजेशन फैक्टर हैं और क्यों ज़रूरी है और किस तरह हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं बना दूँ। तो यही कोई अब बेसिक बैक्टीरियोलॉजी की सिर्फ 3 वीडियोस रिमेनिंग है। दो जो हैं 2 पार्ट बन जाएंगे रेजिस्टेंस पर, और जो एक है वो इंशाल्लाह हम स्टरलाइजेशन में बनाने हैं। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा मुझे भी और अपने प्यारों को दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।